नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के पूरे ब्रिगेड को धराशायी कर दिया, उसी तरह अब ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी जो है, और ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर जिस तरह से टीएमसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद टीएमसी के अंदर बिल्कुल खलबली मची हुई है। और अब ममता बनर्जी के 4 दिग्गज मंत्री पार्टी छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। ये मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी जो चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक कर रही थी, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी। उनका सीधा सा संबंध अभी हर मुद्दे पर चुनाव के लिए रणनीति बनाना है, और उसके साथ साथ अभी उनके साथ सबसे बड़ा सवाल लॉयल्टी चेक करना है, यानी कि कौन से मंत्री, कौन से बड़े नेता उनके साथ हैं और किनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब टीएमसी को छोड़ना चाहिए। इसको चेक करने के लिए भी वो कोलकाता में मीटिंग बुलाती रहती हैं। लेकिन इस बार जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें 4 बड़े मंत्री ममता बनर्जी के बुलाने पर भी नहीं आए। हालांकि उनका बहाना अलग अलग है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ये चारों मंत्री अब टीएमसी को अलविदा कहने वाले हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी में एक और बड़ा बिखराव होने वाला है। जब टीएमसी के तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी और ममता बनर्जी ने खुद इनिशिएटिव लिया था, तो उस समय सारे मंत्रियों को और बड़े नेताओं को भी ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि कोलकाता में जो बैठक होगी उसमें सबको आना है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण बिगड़ा है और टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, उससे ममता बनर्जी को अब हर कुछ समय के बाद लॉयल्टी चेक करना पड़ता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ जा रहे हैं, किसके लिए कैसी रणनीति बनाई जानी चाहिए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तरह की रणनीति बनाई है, और पिछले दौरे में जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा दिया था और शुभेंदु अधिकारी के साथ 8-9 विधायक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसी तरह से अब अगले महीने से यानी जनवरी से ममता बनर्जी के उस राज्य में अमित शाह फिर से दौरा करने वाले हैं। और इस दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि अब वो हर महीने 2 बार पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। यानी अप्रैल मई तक का पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्लान सेट है कि पश्चिम बंगाल के रणनीति की जो पूरी कमान है वो अब अमित शाह ही संभालने वाले हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या न हो। और इस बीच ममता बनर्जी भी उनकी रणनीति को तोड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना रही थी, और इसीलिए अपने मंत्रियों के साथ वो बैठक करना चाहती थी। लेकिन उस बैठक से 4 बड़े जो टीएमसी के दिग्गज मंत्री हैं वो उपस्थित नहीं हुए उनके सामने, और उसके साथ ही इस बात की चर्चा होने लगी कि ये चारों अब टीएमसी छोड़ने वाले हैं। उसमें से एक मंत्री हैं राजीव बनर्जी। राजीव बनर्जी फॉरेस्ट अफेयर्स मिनिस्टर हैं और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं टीएमसी के, जिनका ममता बनर्जी के साथ पहले से नज़दीकी संबंध रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की जोड़ी एक साथ ममता बनर्जी के सबसे क्लोजेस्ट ग्रुप में आ गया, उसके बाद से इन नेताओं को लगने लगा कि अब हमें दरकिनार किया जा रहा है। टीएमसी के स्ट्रेटजी बनाने में उनकी भूमिका बहुत छोटी हो गई है, और सिर्फ मंत्री बना के और एक क्षेत्र तक सीमित करके उन्हें रखा जा रहा है। इसलिए राजीव बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, और उनको लेकर इस बात की चर्चा तेज है कि वो जल्दी ही टीएमसी को अलविदा कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। इनके अलावा जो राजीव बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नाम
रविंद्रनाथ घोष का आ रहा है। वो भी इस बैठक में भाग नहीं लिए और उनके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नॉर्थ बंगाल में टीएमसी के लिए वो एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। इसके कारण नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो आधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, उसमें उनको टीएमसी को एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। और इस कैबिनेट की बैठक में रविंद्रनाथ घोष नहीं आए। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के बावजूद वो इस बैठक में भाग नहीं लिए और जबकि नॉर्थ बंगाल में अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2016 के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से भारतीय जनता पार्टी को जो 18 सीटें मिली उसमें से 7 सीटें नॉर्थ बंगाल से ही मिली थी और विधानसभा क्षेत्रों में भी नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का आधार इतने तेजी से बढ़ रहा है कि प्रशांत किशोर अभिषेक बनर्जी को नॉर्थ बंगाल के 5 जिलों में लगातार दौरा करना पड़ा और ममता बनर्जी भी उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अपनी आगे के लिए प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच रविंद्रनाथ घोष ममता बनर्जी को अलविदा कहने की तैयारी में है और वो जो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं इसके कारण उनको लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना ज़्यादा आसान होगा और अच्छा होगा उनके राजनीतिक कैरियर के लिए। राजीव बनर्जी और रविंद्रनाथ घोष के अलावा 2 और बड़े मिनिस्टर हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। उसमें से एक है गौतम देव और दूसरा चंद्रकांत सिन्हा। ये दोनों मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ जो कैबिनेट की बैठक होनी थी उसमें इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि इनकी भी अपनी अपनी बहानेबाजी है कि क्षेत्र में अभी बिजी हैं और कोलकाता जाने आने में जो समय लगेगा उससे बेहतर है कि वहां पर क्षेत्र में लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया जाए और टीएमसी का आधार बढ़ाया जाए। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रमुख अगर किसी नेता को अपने क्षेत्र से कोलकाता तक बुलाने के लिए बोल रही हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास उनके लिए बड़ा टास्क होगा। लेकिन उस जो पूरी स्थितियों में भी अगर वो सीएम के बुलावे पर यानी पार्टी सुप्रीमो को बुलावे पर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो अपनी स्थिति के अनुसार पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बन रही है वो ऐसा ही लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, वही नौबत अब टीएमसी में आने वाला है। धीरे धीरे ममता बनर्जी के जो सहयोगी हैं, जो पुराने समय से उनका साथ देते रहे हैं, वो सब अब बनर्जी से अलग होते जा रहे हैं और अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए आगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वहाँ से इनको हकीकत की जानकारी हो रही है और ममता बनर्जी भी उस हकीकत को जानती हैं। इसलिए उन्होंने जो पहले मुद्दे उठाए थे और अब मुद्दा उठा रही हैं, उन दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो गया है। उन्होंने एक तरह से पश्चिम बंगाल में पहले ही सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो अमित शाह के दौरे के बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बार बार उन्हीं मुद्दों को उठाने लगी है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के स्ट्रेटजी का नतीजा है और उन स्ट्रेटजी के कारण ही ममता बनर्जी को अब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। और जब बौखलाहट होती है, परेशानी होती है, तो उसमें लगातार गलत फैसले लिए जाते हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बढ़त बना रही है, तो उससे जरूरी हो गया है कि मोदी विरोधी नेताओं को अपने साथ एक मंच पर लाया जाए। ये ममता बनर्जी पहले भी कर चुकी थी और फिर अब भी करने की तैयारी में लगी हुई है।
इसके लिए उन्होंने शरद पवार से बात की, अरविंद केजरीवाल से बात की, यहां तक कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन से बात की। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिन लोगों के साथ वो बात कर रही हैं उनका पश्चिम बंगाल में आधार तो नहीं है, लेकिन इसमें से कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ भी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल है, एम.के. स्टालिन की पार्टी जो डीएमके है उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तमिलनाडु में भी चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में एम.के. स्टालिन और शरद पवार जैसे नेता अगर ममता बनर्जी के साथ आते हैं तो उनका मतलब होगा कि वो कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है और पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी से दूर हटी हुई है। इसी के कारण कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के नेता भी अब धीरे धीरे ममता बनर्जी के ऊपर हमला करने लगे हैं। जो पहले ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन जब ये दोतरफा मुकाबला ममता बनर्जी ने कर दिया और मोदी विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी शुरू की, तब से कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में हो गई है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं फायदेमंद होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।